नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन से मैं हूं पूजा भारद्वाज। बताएंगे आपको शो में किस तरह से महाराष्ट्र में बदले की राजनीति नजर आ रही है। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 4 मजदूर घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये 3 मंजिला इमारत काफी पुरानी थी और निर्माणाधीन थी। दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुटे और बचाव अभियान पूरा किया। एनडीआरएफ टीम ने ड्रिल करके होल किया और रस्सी से एक एक करके सभी को बाहर निकाला। सत्य निकेतन का जो ये इलाका है वो दक्षिणी दिल्ली में आता है। एमसीडी ने इस इमारत को खतरे की इमारत घोषित किया था और एक नोटिस भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। और महाराष्ट्र में बदले की राजनीति दिख रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच की दुश्मनी चरम पर है। राजनीतिक विवाद जो है लाउडस्पीकर को लेकर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हमले के आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में अमरावती से जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा और उनके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है अदालत ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि दूसरी एफआईआर में एक्शन से पहले 72 घंटे का नोटिस उनको देना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी सुनील सिंह मेरे सहयोगी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाले सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा। उनके खिलाफ दरअसल 2 मामले दर्ज किए गए। एक तो समाज में तनाव उत्पन्न करने का और राजद्रोह का मामला लगाया गया, जिसके तहत दोनों गिरफ्तार हैं, वो जेल हिरासत में है फिलहाल और उसकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दूसरा एक मामला दर्ज किया गया था सरकारी काम में बाधा डालने का, जिसको खारिज करने की बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दी थी, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और ये कहा कि उनके ऊपर मामला दूसरा जो है वो बना रहेगा। हाँ, जब कोई कार्रवाई करनी होगी पुलिस को तो 72 घंटे पहले उन्हें नोटिस देनी होगी। लेकिन जो बड़ी बात उसमें कही है अदालत ने वो ये कही कि बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। क्योंकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें बहुत ही जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन इनके आचरण से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं भंग हो रही थी। तो पुलिस ने जो किया है वो सही किया है, इसलिए ये एफआईआर बना रहेगा। हाँ, गिरफ्तारी के पहले जरूर कुछ भी कार्रवाई जो करनी होगी तो इसके पहले उन्हें 72 घंटे की नोटिस देनी होगी। तो आज के इस फैसले से कहीं ना कहीं राणा दंपति को बड़ा झटका लगा है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ के बाद से दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति किस तरह से तेज हो गई है, आइए उसकी बात करते हैं। ताजा विवाद श्रीनिवासपुरी इलाके को लेकर है, जहां एक मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए ने वहां पर नोटिस लगा दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए बीजेपी मंदिर तोड़वा रही है। बीजेपी कह रही है कि उनकी पार्टी मंदिर बनवाती है, तोड़वाती नहीं है। देखिए पूरा विवाद। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी और मदन लाल को पूरी दिल्ली में श्रीनिवासपुरी का यही नीलकंठ मंदिर भजन कीर्तन करने को मिला। डीडीए ने इस मंदिर को तोड़ने का नोटिस दिया है। आप नेता आतिशी का आरोप है कि ये अवैध वसूली के लिए की गई हरकत है, लेकिन आम आदमी पार्टी मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलने देगी। हमें लोगों को से शिकायतें आ रही थी कि लोगों को धमकी दी जा रही है, उगाही की बात करी जा रही है, बुलडोजर से धमकाया जा रहा है। तो तब हमें श्रीनिवासपुरी के लोगों ने बताया कि यहाँ के भी मंदिर पर, जो 25-30 साल पुराना मंदिर है, बुलडोजर से डेमोलिशन का नोटिस लग गया है। देखिए, ये प्रदर्शन सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, ये प्रदर्शन आम लोग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता कर रही है, श्रीनिवासपुरी की महिलाएं कर रही हैं और सबने अपना मन बना लिया है कि इस मंदिर पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आप नेताओं के बाद बीजेपी के नेता भी इस मंदिर में आ पहुंचे, याद दिलाने लगे कि वो मंदिर बनाते हैं, तोड़ते नहीं। उन्होंने भी दावा किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। नई कॉलोनी बन रही है, या तो उसके वजह से इसको तोड़े जाने की बात आ रही है। अगर तोड़ा जाना है, उनके बीच में कहीं आ रहा है, इसको साइड में कहीं कॉर्नर पे शिफ्ट करके बढ़िया से मंदिर बनाना चाहिए। अच्छा। सरकार को, क्योंकि ये बता रहे आम आदमी पार्टी आई है, वो कह रही बीजेपी तोड़वा रही है। बीजेपी वाले कहते हैं हम नहीं तोड़वाएंगे, हम राम मंदिर बनाने वाली पार्टी हैं। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। एमसीडी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम और बीजेपी नेताओं के खिलाफ अतिक्रमण के मुद्दे पर अभियान चला रही है और इसे वसूली गैंग बता रही है। वहीं बीजेपी आप के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। मंदिरों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति हो रही है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एमसीडी है वो एक तरह से वसूली गैंग चलाती है और उसकी जो उस पर जो कब्जा है बीजेपी का, उसके तमाम नेता इस वसूली में शामिल हैं। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं और फिलहाल इसे लेकर राजनीति चल रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ती महंगाई के बीच नया संकट खड़ा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% नारियल तेल इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन 28 अप्रैल से इंडोनेशिया सरकार ने नारियल तेल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से भारत में खाने पीने के तेल के बाजार में उथल-पुथल तेज हो गई है। इंडोनेशिया इस हफ्ते से नारियल तेल के निर्यात पर सीमित रोक लगाने जा रहा है, लेकिन सप्लाई उसने जनवरी से ही घटा दी थी, जिसका असर भारत के तेल बाजार पर साफ दिखने लगा है। दिल्ली के नया बाजार मंडी में पिछले कई दशकों से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, पिछले 2 हफ्तों में पाम ऑयल 8 से 10 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में कौन कौन से खाने पीने के तेल हैं जो यहाँ जो थोक व्यापार है उसमें महंगे हुए? पाम ऑयल, वनस्पति, मस्टर्ड तो कोई तेज नहीं है, मस्टर्ड तो और मंदा है, उल्टा मंदा है मस्टर्ड तो। पाम ऑयल के से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं में ही बाजार तेज है, उनमें बाजार तेज। हाँ, उसको देखा देखी में सोयाबीन तेज हो जाता है, सनफ्लावर तेज हो जाता है। जो तेल यूक्रेन से सनफ्लावर आता था इंडिया में वो सारा खाया जाता था, वो नहीं मिलता किसी को, उसके बदले में सोयाबीन खाया जा रहा है। और भी उस चक्कर में उसकी डिमांड बढ़ गई, वो भी बढ़ गया भाव। इस उथल पुथल का असर देश के कई अहम शहरों में पैक्ड वनस्पति की खुदरा कीमतों में साफ दिख रहा है। वनस्पति में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच पैक्ड वनस्पति की कीमत देश के 7 अहम शहरों में 13 रुपए प्रति किलो से 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। इन 2 हफ्तों में वनस्पति की खुदरा कीमत राजकोट में सबसे ज्यादा 140 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 156 रुपए प्रति किलो यानी 16 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान भागलपुर में वनस्पति की कीमत 146 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 161 रुपए प्रति किलो, नागपुर में 167 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 182 रुपए प्रति किलो, मधुबनी में 143 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 158 रुपए प्रति किलो, बांदा में 150 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 165 रुपए प्रति किलो और मेरठ में 145 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 159 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी 14 रुपए प्रति किलो। क्या वजह है कि बीच में ये खबर आई थी कि फिर से खाने पीने के तेल सस्ते होने लगे हैं, पर पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार फिर से उछाल दिख रहा है? तो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया ने बैन की स्टार्टिंग की है, तो इसका एक बड़ा जंप है जो कि बाजार में देखने को मिल रहा है। इसका असर तेजी पे पड़ रहा है। सोयाबीन का बाजार पिछले 10 दिन में या पिछले 15 दिन में तकरीबन 6 से 7 रुपए लीटर चला गया। तो देखिएगा, क्योंकि हम 70% 60% जो तेल है वो सब बाहर से ही आता है। हमारे पास सरसों है तो सरसों का एक अपना अलग यूज़ होता है, बट जो सोयाबीन है और जो सनफ्लावर है और जो पाम है या ऑलिन है या वनस्पति है, वो सब बाहर की करंट्री पे डिपेंड करता है। तो वो सब बाहर ही रहेगा। तो वो बाजार कीमतों में उछाल अभी फिलहाल कीमतों में 1 हफ्ते तक, मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन तक उछाल रहेगा। जाहिर है कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब खाने पीने के तेल बाजार में कीमतों में उथल पुथल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और जहांगीरपुरी में बेशक जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। हफ्ते भर बंद रहने के बाद दुकानें खुलती हुई दिख रही हैं, लेकिन लंबे समय तक बंद रहने की वजह से कमाई का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हालांकि जरूर मुश्किल है। रोज कमाने खाने वालों पर ये वक्त कितना भारी रहा, पड़ताल की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने देखी है ग्राउंड रिपोर्ट। पति के न रहने के बाद से ममता जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में ठेले पर सब्जी बेचती हैं। पिछले 8 सालों से 3 बेटों और 1 बेटी का परिवार इनकी कमाई से ही गुजर बसर करता है, लेकिन विवाद के बाद से हफ्ते भर कमाई पर ग्रहण लगा रहा। हमारा 7 दिन तक दुकान बंद हुई है। शनिवार को बंद हुई थी ना, रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे? नहीं लगा पाया, बिल्कुल भी नहीं लगा पाया। कितने दिनों तक? 7 दिन तक। अच्छा। हाँ। तो नुकसान भी हुआ? नुकसान भी हुआ हमारा।
सड़ गया तो सारा सामान क्या करते, लगा ही नहीं फिर हमने। हरभजन सिंह भोजनालय हो या फिर शेख रफीक की दुकान, असर के दायरे में सब हैं। रफीक का तंदूर, भट्टी सब उनके घर के सामने है, जो सड़क के किनारे सीडी पार्क के पास पिछले 20 सालों से सुबह शाम लगता था। उस जगह फिलहाल पुलिस की बस जमी है। 9 लोगों के परिवार को पालने में परेशानियों का दर्द छलक ही गया। वही 16 तारीख के बाद से काम बंद है, जब सही दिक्कत है और क्या परेशानी है, काम धंधा लगा नहीं पा रहे हैं अभी ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, घर के ही सामने तो अड़ोसी पड़ोसी से लेके खा रहे हैं। मंगल कोली जहांगीरपुर इलाके में ई रिक्शा चलाते हैं। 2 साल से रोजाना सवारियों को लाने ले जाने का काम है। अब आज से काम पर लगे हैं तो वक्त कुछ सुधरा है, लेकिन तनाव के दौर की भेंट चढ़ी दिहाड़ी का दर्द अब भी है। यही मान लो 500 रुपये दिहाड़ी मान लो रोज दिन का। रोज का तो कितना दिन नहीं? यही आज निकाली जब से 16 तारीख से। पूरी तरफ से माहौल बंद है, गलियां बंद है, रोड बंद है, हर जगह पुलिस की तैनात है। इस वजह से अब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इस बार। नहीं निकालने दिया सर। कौन से पैसे वाले बंदे, हमारी कोठियाँ हैं, गरीब बंदे रोज का कमाना रोज का खाना है हमारा तो सब। जिस जगह ये पुलिस वालों की बस खड़ी है वहाँ 50 के करीब कबाड़ियों की दुकानें रोजाना लगती थी, और राहुल जैसे कबाड़ बीनने वालों का यही की कमाई से चूल्हा जलता था। काम तो शुरू किया, लेकिन जब दुकानें नहीं तो बेचे कहाँ। 50-60 थी भैया दुकानें यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम कबाड़ा वबाड़ा बीनते हैं लोग, बाग यहाँ पे बेचते थे। 10 दिन हो गया बंद है यहाँ पे सब कुछ। दुकानें खुल तो गईं, लेकिन जहांगीरपुरी का इलाका अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है। बीत गई बात गई, बोलचाल में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, पर जिन पर बीती है वो अब भी दर्द में हैं। हालात सामान्य ज़रूर हो रहे हैं, पर ज़मीनी हकीकत यही है कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी हालत सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और मई जून से पहले ही देश के कई इलाकों में तपती गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में ही जब ये हाल है तो आने वाला समय किस तरह से और डरा रहा है, आलोक पांडे की इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में चल रही है लू। हालांकि सबसे ज्यादा गर्म माने जाने वाले मई और जून जैसे महीने अभी दूर हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए गर्मी भी ज़्यादा बढ़ी। अप्रैल के महीना में किसी साल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। थकान हो जाती है, यहाँ से जाने के बाद और तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, यहाँ तक कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता जाने के बाद। गर्मी के बाद हाल बेहाल है। शहर में किसी तरीके की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पानी था इसलिए पानी के लिए खड़ा हो गया। मई जून में आदमी जैसे पंछी मर जाते हैं, ऐसे तड़प तड़प के आदमी भी मरने की कंडीशन पे है। सोमवार का आंकड़ा बताता है कि देश के कई हिस्सों में यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल और आंध्र के कई इलाकों में लू चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो एयर टेम्परेचर है, अगर वो आपके बॉडी को एक्सपोज हो जाए तो ये फेटल भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि किसी भी दिन अगर टेम्परेचर जो सामान्य है उससे 4 या उससे ज़्यादा डिग्रीज ऊपर है तो उसको हीट वेव कहते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हफ्ते के अंत तक और बुरा हाल होगा। 10 राज्यों में 16 जगह पर लू के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलान में तो बहुत तीखी लू है। यूपी के लखनऊ में अभी लू तो नहीं है, लेकिन घुटन भरी गर्मी बदतर हुई जा रही है। सोमवार को तापमान 42 डिग्री रहा, सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर। जिन लोगों को बाहर काम करना है उनके लिए बहुत सख्त समय है, जैसे पार्क के सुपरवाइजर राधेश्याम बिंद के लिए। धूप गर्मी ज़्यादा है, इसलिए जो है उससे बचने के लिए टोपी, गमछा, चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। कि ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी वो गर्मी अप्रैल में ही पड़ रही है। तापमान बहुत ज़्यादा है। ये एक और बड़ी चिंता है, भारत में मार्च से ही लू चल पड़ी है। जानकारों के मुताबिक
पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।